एक गांव में रामदीन नाम का एक पुराना व्यापारी रहता था, जो अपने व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। रामदीन को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता था। रामदीन की सफलता को देख बिरजू व्यापारी उसे बहुत जलता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन फिर भी रामदीन की कामयाबी और व्यापार हमेशा बढ़ता ही रहता था, जिससे रामदीन बहुत खुश था। अरे भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो लाओ, बहुत प्यास लगी है। अरे ओ भाग्यवान, जल्दी लाओ, जल्दी जाकर दुकान भी खोलना है। सारा दिन बस काम काम काम। ये क्या कोई उम्र है काम करने की? अब तो बाल भी पककर सफेद हो गए हैं। अब तो आराम कर लो। इस उम्र में भी इतना ज्यादा काम कर रहे हो। भाग्यवान, काम नहीं करूँ तो क्या करूँ? मुझे इस तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना व्यापार बड़ा करना चाहता हूँ और पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। इस उम्र में भी इतना काम, और अब तो व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाना चाहते हो। आजकल सभी जगह लुटेरे घूमते रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो सोचो मेरा क्या होगा। एक दूसरे के अलावा हमारा कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाग्यवान, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला ही तो नहीं जा रहा ना, मेरे साथ तो कुछ लोग भी होंगे। मैं संभल कर जाऊंगा। अब तुम मेरी चिंता मत करो और आराम से बैठो। मैं दुकान की तरफ जाता हूँ। इतना बोलकर रामदीन सेठ दुकान की तरफ चला जाता है। जाते जाते सेठ मन ही मन सोचने लगता है। दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए तो सोच लिया, लेकिन इससे पहले मुझे मानचित्र देखकर यहाँ पता लगाना होगा कि कौन सा रास्ता सही रहेगा। इतना बोलकर रामदीन आगे चलने लगा। कुछ ही समय में वो अपना दुकान पहुंच जाता है और मानचित्र को देखता है। मानचित्र देखने पर पता चला कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है और खबरों के अनुसार पता चला कि उस मरुस्थल में कई लुटेरे भी हैं, जो उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों का सब कुछ लूट लेते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। ये सब जानने के बाद रामदीन सोचता है, अरे, इस रास्ते में तो अकेला जाना ठीक नहीं है। मैं अपने कुछ किसान साथियों को भी ले जाता हूँ। सब लोग साथ में रहेंगे तो डाकू हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर रामदीन सेठ सभी किसान और अपने पास काम कर रहे सभी मजदूरों को बुलाया और उन्हें कहा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपना व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ और पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि पड़ोसी राज्य में हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा और मेरे साथ जो भी मजदूर आएगा उसे दोगुना मजदूरी मिलेगा। सेठ जी की बातों को सुनकर सभी किसान और मजदूर उनके साथ जाने को तैयार हो गए। चलो ठीक है, तुम सब जाने के लिए तैयार हो तो हम सब कल सुबह जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना बोलकर रामदीन सेठ वहाँ से चला जाता है। इन सभी बातों को बिरजू व्यापारी भी छुप कर सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, तो रामदीन दूसरे राज्य जाकर व्यापार करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रामदीन व्यापार में मुझसे आगे निकल जाएगा। इतना बोलकर बिरजू व्यापारी किसान और मजदूर के पास जाकर बोला, मैंने सभी बातों को सुना, लेकिन मुझे लगता है कि टोली का नेतृत्व अगर कोई नौजवान करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामदीन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं कि रास्ते में कब क्या देखने को मिले। बिरजू की बातों को सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी बिरजू बोला, क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि हम नौजवानों को अपना एक अलग टोली बना लेनी चाहिए।
हम नौजवान अगर अपना टोली बनाकर चले तो हम सब अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंच जाएंगे। बिरजू की बातों को सुनकर कुछ नौजवान उससे सहमत होकर अपनी अलग टोली बना लेते हैं और बैलगाड़ियों को तैयार करके उसमें अनाज लाद देते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी इन सभी को देखकर एक बूढ़ा मजदूर बोलता है, रामदीन सेठ के यहाँ हम सब लोग बरसों से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें हमेशा अच्छी मजदूरी दी है और समय समय पर हमारी बहुत मदद भी किया है। हमें सेठ जी के साथ ही जाना चाहिए। सभी लोगों ने बूढ़े मजदूर की बात मानी और रामदीन सेठ के घर सभी लोग चले जाते हैं। सेठ जी के घर पहुंचते ही बूढ़ा मजदूर सेठ जी को सभी बातों की सूचना देता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद रामदीन सेठ ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बोले, देखो भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो लोग मेरे इस काम को छोड़कर बिरजू के पास काम करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और जो उसके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। नहीं सेठ जी, हम आपके साथ ही जाना चाहते हैं। मुझे आपके अनुभव पर पूरा भरोसा है। ठीक है भाई लोग, कल सुबह जल्दी उठकर आना, हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है सेठ जी, कल सुबह हम सब जल्दी आएंगे। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब सभी बैलगाड़ियों को तैयार किया गया और उस पर बहुत सारा माल लादा गया, जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामदीन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी, जो बरसों से रामदीन के साथ काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थी बिरजू की टोली, जिसमें सभी लोग नौजवान थे। इस तरह दो अलग अलग टोली बन चुकी थी। एक का नेतृत्व वृद्ध रामदीन कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व एक नवयुवक बिरजू कर रहा था। चलो अब जल्दी चलो, गंतव्य बहुत दूर है। इतना बोलकर रामदीन और बिरजू अपनी अपनी टोली लेकर निकल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चल रहे थे। तभी बिरजू की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामदीन और उनके साथी पीछे रह गए। रामदीन की टोली के एक नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामदीन सेठ को ही कोस रहे थे। देखो देखो, उन नौजवानों की टोली को तो कब की आगे निकल गई है। अब तक तो वो लोग नगर की सीमा लांघ चुके होंगे और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेंगे। और हम लोगों को देखो, इस बूढ़े रामदीन के कारण धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही धीरे धीरे जाएंगे तो हमारा खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सब उस मरुस्थल में भूखे मरेंगे। नवयुवक के इतना बोलने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे करके रामदीन सेठ की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप जा पहुंची। तब रामदीन सेठ सभी से बोले, मेरे सभी किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम बात, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है। यहाँ न तो पीने के लिए पानी मिलेगा, न खाने को फल मिलेगा और न ठहरने को स्थान मिलेगा। हमें कई दिन भी लग सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ का सफर बिना रुके ही करना होगा। रामदीन की बातों को सुनकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। फिर सभी लोगों ने रामदीन की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग मरुस्थल में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी, जैसे साथ में आग के ढेर को साथ लेकर चल रहे हो। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वे सभी रामदीन सेठ को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो और शायद काफी दूर से चलकर आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं।
उसकी बातें सुनकर रामदीन हाथ जोड़कर कहता है, भाई हम सब भले चंगे हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हम सभी के लिए इतना सोचा। अब हमें निकलना होगा। इतना बोलकर रामदीन सेठ अपने सभी साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते एक बड़ा सा चट्टान के पास आए और उसकी छांव में पानी पीने के लिए कुछ समय ठहरे। तभी कुछ टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामदीन सेठ को कोसने लगे और बोले, जब ये लोग हमारी सहायता करना चाहते थे तो इस बूढ़े रामदीन को क्या परेशानी है? ये तो बूढ़ा हो गया है, इसे तो भूख नहीं लगती, लेकिन हमें तो लगती है ना। सभी लोग इसके जैसे तो नहीं रह सकते ना। नौजवानों को भी उसकी बात सही लगने लगा। रामदीन सभी बातों को सुन रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोला। चलो चलो, ज्यादा समय यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे रामदीन और उसके साथियों को कहते हैं, आप सभी व्यापारी लगते हो और इस मरुस्थल के लंबे सफर से थके हुए भी लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत सारा पानी है और खाने को फल हैं। साथ ही अभी वहाँ तेज बारिश भी हो रही है। उसी बारिश में हम भीग गए हैं। अगर आप सभी चाहे तो अपना सारा पानी फेंककर जंगल की नदी से ताज़ा और ठंडा पानी भर लो और पेट भरकर फल खाकर आराम कर लो। उसके बाद सुनकर रामदीन ने साफ मना कर दिया और अपने सभी साथियों से जल्दी जल्दी चलने को कहा। सभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। अब टोली के सभी नौजवानों को रामदीन पर बहुत गुस्सा आता है और रामदीन के समीप आकर वो अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं, क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्यों हम सभी पर जुर्म कर रहे हैं? तब रामदीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फेंकवा कर हमें निस्सहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से से अपना दांत पीसते हुए सेठ जी से पूछता है, सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग लुटेरे हैं? तब रामदीन सेठ कहते हैं, तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है? यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है, तो फल फूल कैसे हो सकता है? और जरा नजर उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है और ना गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है? मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं रुकना। सभी लोगों ने रामदीन सेठ की बातों को ध्यान से सुना और आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ कपड़े और नरकंकाल दिखाई दिया और टूटी फूटी बैलगाड़ियां भी मिलती है। नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि वे सभी कंकाल बिरजू की टोली के लोगों के थे। उनमें से कोई भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामदीन सेठ ने सभी से कहा, जरूर इन लोगों ने भी तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। हम सभी को भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। वे लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सब सही सलामत निकल जाएं।